गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोल पढ़ना शुरू करेंगे। हम सबको पता है कि प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों में हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, जंगल, जंगली जानवर यानी कि वन्य जीव, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं और हम उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति से ही मिलने वाली कुछ चीज़ों में कोयला और पेट्रोल भी शामिल है, ठीक है, लेकिन इनके बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि कोयला और पेट्रोल किस तरीके से बने हैं, इनके क्या क्या संघटक हैं, इनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है और आगे हम किस प्रकार से इनके भंडारों को समाप्त होने से रोक सकते हैं। प्रकृति से हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वो हमें प्रकृति से मिल रही हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, उन सभी चीज़ों को कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। अब इन प्राकृतिक संसाधनों को हमने मुख्यतः दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी या उनकी समाप्त होने की क्षमता पर हमने प्राकृतिक संसाधन जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन या जिन्हें कहा जाता है इनएग्जॉस्टिबल प्राकृतिक संसाधन या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल यानी कि जो कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। अक्षय का मतलब होता है जिनका प्रकृति में भंडार बहुत अधिक है, बहुत अधिक, जिनको कि हम लगातार इस्तेमाल भी करते चले तो भी वो खत्म नहीं होंगे। उस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, और इसके अलावा वायु, ये आते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधनों में। वो प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, जिनको हम जितना यूज करेंगे वो हमारे पास बने हुए हैं और लगातार हमें अपनी आपूर्ति दिए जा रही है। दूसरे जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये वो प्राकृतिक संसाधन है जिनको कि अगर हम लगातार इस्तेमाल करते चले तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ये प्राकृतिक संसाधन हमारे पास से समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि वन है, अगर लगातार वनों की कटाई करते जाएंगे तो वन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जब वन समाप्त होंगे तो वन में रहने वाले वन्य जीव जो हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से और भी प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको कि हम लगातार इस्तेमाल करते चले तो वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में हमारे पास आते हैं कोयला और पेट्रोल। कोयला और पेट्रोल ये दो ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि करोड़ों वर्षों का समय लगाकर बने हैं। क्योंकि ये करोड़ों वर्षों का समय लगाकर बने हैं और दूसरी चीज क्योंकि इनके बनने के लिए वन और वन्य जीवों का योगदान हुआ है जो कि करोड़ों वर्ष पहले पाए जाते थे, उनके अपघटन के बाद उनके जीवाश्मों से कोयला और पेट्रोल बने हैं। इसलिए इन दोनों को, कोयला और पेट्रोल को, कहा जाता है जीवाश्मीय ईंधन। ईंधन इसलिए क्योंकि इनका उपयोग, हम कोयला और पेट्रोल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल गाड़ियों में फ्यूल के रूप में, ईंधन कोयले का पेट्रोल खाना बनाने के लिए भी अलग अलग जगहों पर किया जाता है। और इसलिए क्योंकि ये पेड़ों और जानवरों के अपघटन के बाद करोड़ों वर्षों का समय लगाकर बने हैं, इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों को जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। तो मोटे तौर से अगर हम बात करें तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, इनको हमने मुख्यतः दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो जो कि बहुत अधिक मात्रा में है और आसानी से समाप्त नहीं होने वाले, चाहे हम उनको जितना भी इस्तेमाल करते चले, और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक समय के बाद जो है, थोड़े दिनों में अगर लगातार हम उनको इस्तेमाल करते चले तो वो कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले की। कोयला या कोल। कोयला हम सबने देखा है काले रंग का सॉलिड
पदार्थ, सघन पदार्थ जो कि ज़मीन से कोयले की खानों से निकाला जाता है। कोयले की खानें हमारे पास भारत में बहुत सारी जगहों पर, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, इसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर कोयले की खदानें भारत में पाई जाती है, जहाँ से कोयला बहुत अच्छी मात्रा में निकाला जाता है। अब आती है बात कि ये जो काले रंग का कोल है, ये काले रंग का कोयला है, इस काले रंग का कोयला जो है ये बना कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की कहानी। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले जो भी पेड़ पौधे जमीन पर थे समुद्र तलों के आसपास, वो पेड़ पौधे किन्हीं वजहों से, प्राकृतिक चेंजेस की वजह से, वोल्केनोस के फटने से, भूकंप के आने से, पृथ्वी की परतों के ऊपर नीचे होने की वजह से वो सारे के सारे पेड़ पौधे गिर गए, टूट गए और धीरे धीरे वो मिट्टी के नीचे दबते चले गए। उनके ऊपर मिट्टी की परतें जो हैं वो जमती चली गई। जैसे जैसे वो जमीन में और गहराई पर जाते गए, संपीड़ित होते गए, संकुचित होते गए, ऊपर से मिट्टी का ताप जो है वो बढ़ता चला गया। जैसे जैसे जमीन के अंदर चले गए, जमीन के अंदर जाकर तापमान भी बहुत अधिक हो गया। तो बहुत अधिक दाब और बहुत अधिक तापमान के कारण वो पेड़ पौधों के जो मृत अवशेष थे वो करोड़ों वर्षों का समय लगाकर वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से कोयले जो है बहुत समय पहले उपस्थित पेड़ पौधों के मरने के कारण बने। तो इस प्रकार से कोयला बहुत सारे पेड़ पौधों के मृत अवशेषों की वजह से बना है। कोयले का मुख्य पदार्थ जो होता है वो होता है कार्बन। तो मृत अवशेषों से, पौधे के मृत अवशेषों से कोयले का बनना कहलाता है कार्बनीकरण। ये परिभाषा हमारी बुक में है और इसे हमने याद करना है। कार्बनीकरण मतलब कोयले का बनना, क्योंकि कोयले में मुख्य पदार्थ जो है वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो मृत पेड़ पौधों के मृत अवशेषों की वजह से कोयले का बनने का प्रक्रम जो है ये प्रक्रम कहलाता है कार्बनीकरण। अब एक रासायनिक प्रक्रम है और बहुत धीमा प्रक्रम है। तो कोयला बनने में पौधों के मृत अवशेषों से कोयले में परिवर्तित होने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। और क्योंकि पौधे के मृत अवशेषों से कोयला बन रहा है इसलिए वो जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आता है। अब आती है बात कि इस कोयले का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत पुराने समय से जब भाप के इंजन बनना शुरू हुए थे तो भाप के इंजन ट्रेन दौड़ाया करते थे। तो भाप के इंजनों में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। इसके अलावा आजकल भी कुछ जगहों पर घरों में, रसोई घर में ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले का इस्तेमाल बहुत सारे औद्योगिक प्रक्रमों में भी किया जाता है। तापीय विद्युत संयंत्र, जिन्हें हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयले का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। और ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो कोयले की खानों के आसपास ही बनाए गए हैं ताकि कोयले की आपूर्ति वहां आसानी से हो सके। इसके अलावा कोयले के आसवन के द्वारा, जैसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या भंजक आसवन, इस भंजक आसवन के द्वारा भी कोयले से कुछ चीजें निकाली जाती हैं जिनका कि औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कोयले के भंजक आसवन के द्वारा, भंजक आसवन का मतलब होता है कि बहुत अधिक तापमान पर वायु की बहुत कम उपस्थिति में जब कोयले को गर्म किया जाता है तो कोयले से कुछ और चीजें बनती हैं। इन चीजों का इस्तेमाल औद्योगिक रूप से अलग अलग चीजों को बनाने में अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो कोयले के भंजक आसवन के द्वारा जो मुख्य चीजें बनाई जाती हैं, उन मुख्य चीजें जो प्राप्त की जाती हैं, उन मुख्य चीजों में सबसे पहली चीज है कोक। दूसरा जो पदार्थ हमें कोयले के भंजक आसवन के द्वारा मिलता है वो है कोल तार। और तीसरा है कोल गैस, या जिसे कहा जाता है कोयला गैस। सबसे पहले हम बात करेंगे कोक की। कोक कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। लगभग 98% कार्बन कोक में उपस्थित होता है। काले रंग का सघन सॉलिड सरंध्र पदार्थ है
ये कोक जिसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोक जो है ये इस्पात यानी कि लोहा और स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज में कच्चे मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है लोहा बनाने के लिए और स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में। इसके अलावा भी बहुत सारे औद्योगिक संस्थानों में, बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों में इस कोक का इस्तेमाल बहुत अन्य चीजें बनाने के लिए या अन्य पदार्थों, अन्य खनिजों को जमीन से निकालने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद आता है कोलतार। कोलतार हमने देखा है सड़कें बनाते हुए काले रंग का एक गाढ़ा सा बदबूदार, जिसकी अप्रिय गंध होती है, काले रंग का गाढ़ा जैसा लिक्विड पदार्थ जो है वो कोलतार कहलाता है। जब कोयले का भंजाकासवन किया जाता है तो कोयले के भंजाकासवन से पहली चीज हमें मिली कोक, दूसरी चीज मिल रही है कोलतार। कोलतार अकेला एक पदार्थ नहीं है, ये लगभग 200 अन्य पदार्थों का मिश्रण है। इसमें 200 से ज्यादा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कोलतार का उपयोग एक तो मैंने बता दिया, जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सड़कें बनाने के लिए कोयले जैसे गाढ़े से काले से पदार्थ को गर्म किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें 200 से अधिक पदार्थ हैं, उनको निकालने के लिए एक और रासायनिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रभाज्य आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 200 से अधिक पदार्थ निकाले जाते हैं और उन अधिक पदार्थों का इस्तेमाल अलग अलग औद्योगिक इकाइयों में अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेंट बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, खुशबूदार खुशबूदार पदार्थ बनाने के लिए, छतें बनाने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल होता है वो बनाने के लिए, विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है। कोलतार से जो 200 पदार्थ निकलते हैं उनका इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है। संश्लेषित रंग बनाने में, पटाखे बनाने में, अलग अलग जगह इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। की जगह आजकल सड़कें बनाने के लिए एक अन्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक जीके का क्वेश्चन है, हमारी बुक का भी क्वेश्चन है जिसे हमने याद करना है। बिटुमेन। बिटुमेन वो पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आजकल प्लेन स्मूथ सड़कें बनाने के लिए किया जाता है कोलतार की जगह, ये हमने याद करना है। इसके बाद आती है तीसरी चीज जो कोयले के भंजाकासवन के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वो है कोयला गैस। जब कोयले को बहुत अधिक तापमान पर बहुत कम हवा की उपस्थिति में कोयले को जब गर्म किया जाता है तो जो गैसीय पदार्थ बाहर निकलता है वो गैसीय पदार्थ कहलाता है कोयला गैस। और इस कोयले गैस का इस्तेमाल जो है पहले तो ऊष्मा के लिए, यानी कि पहले तो हीट के लिए, खाना बनाने के लिए अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा रहा था। आजकल इसका इस्तेमाल कोयले की खदानों के आसपास उपस्थित जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे एक तरीके से ईंधन के रूप में किया जाता है। इसको जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और उस ऊष्मा का इस्तेमाल अलग अलग चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। तो कोयले गैस को बर्निंग के रूप में बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सन 1819 के आसपास लंदन में और न्यूयॉर्क में 1821 के आसपास कोयले गैस का सबसे पहले उपयोग हुआ था सड़कों पर रोशनी करने के लिए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुराने जमाने से, जब से हमें कोयला प्राप्त हुआ है तब से इसके संघटकों का इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जा रहा है। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी कोयले की कहानी, जिसको बनने में लगे करोड़ों साल, लेकिन जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत स्पीड से आजकल कर रहे हैं। दूसरा जो इस चैप्टर का भाग है जो हमने पढ़ना है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोल जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं, का इस्तेमाल ईंधन के रूप में गाड़ियों में, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ी, कार, स्कूटर, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। जो भारी वाहन है जैसे कि ट्रक है या बड़ी गाड़ियां, उनमें डीजल का इस्तेमाल भी किया जाता है। डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें जमीन के अंदर से पेट्रोल के कुओं से मिल रही हैं। इन सब को इकट्ठा मिलाकर कहा जाता है पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोल कैसे बनता है? जिस तरीके से पेड़ पौधों से कोयला बना, ठीक उसी तरीके से समुद्र में बसने वाले जो जीव थे, जब उनकी मृत्यु हुई, किन्हीं कारणों की वजह से वो जमीन की तहों में, समुद्र में जमीन की परतों के नीचे जो है वो दबते चले गए। अगेन वही प्रोसेस हुआ, उनके ऊपर मिट्टी की परतें जमती चली गई, वो जमीन में अंदर की तरफ चले गए।
मिट्टी की परतों की वजह से दाब बढ़ता गया, जमीन में अंदर जाने की वजह से तापमान में परिवर्तन हुआ, तापमान भी बढ़ता गया। अधिक दाब और अधिक तापमान की वजह से धीरे धीरे वो समुद्री जीव जंतु जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से पेट्रोल भी एक बहुत जल्दी बनने वाला पदार्थ नहीं है। पेट्रोल को बनने में भी कोयले की तरह ही करोड़ों वर्षों का समय लगा है, और क्योंकि मृत समुद्री जीवों के अवशेषों की वजह से ये पेट्रोल बन रहा है, इसलिए पेट्रोलियम भी जीवाश्मीय ईंधन के रूप में माना जाता है। इसे भी जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। तो कोयला और पेट्रोल ये दोनों ही जीवाश्मीय ईंधन की कैटेगरी में, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में या जीवाश्मीय ईंधन की कैटेगरीज में आते हैं। अब आती है बात कि पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल का जो कुआं है, पेट्रोल जमीन से निकाला जाता है, तो पेट्रोल का जो कुआं है वो सबसे पहले पेनिसिल्वेनिया में 1859 में निकाला गया था, और उसके 8 साल बाद इंडिया में असम में माकुम नामक जगह पर 1867 में इंडिया में सबसे पहले पेट्रोल का कुआं खोदा गया। इंडिया में पेट्रोल गुजरात, असम, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन्स के आसपास पाया जाता है। काफ़ी अधिक मात्रा में इंडिया में भी पेट्रोल का परिष्करण किया जाता है। अब ये जो पेट्रोलियम है ये भी एक काले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, जिससे केवल पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, इससे भी बहुत सारे अलग अलग पदार्थ जो हैं वो पेट्रोलियम से निकाले जा रहे हैं। और उसको निकालने का जो प्रक्रम है वो वही प्रक्रम है प्रभाजी आसवन। और पेट्रोलियम जो जमीन से निकल रहा है उसके आसवन के द्वारा जब अलग अलग पदार्थों को उसमें से अलग किया जाता है, वो अलग करने का काम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज। और पेट्रोलियम से उसके संगठक पदार्थों का अलग करना, उसमें उपस्थित पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, इसको अलग करना जो है ये कहलाता है पारिष्करण, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रिफाइनिंग। पारिष्करण, पेट्रोल का पारिष्करण। और ये पारिष्करण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम पारिष्करणियों में या बड़ी बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होता है। पेट्रोल में जब हम जमीन से पेट्रोलियम पदार्थ को निकालते हैं तो जो पेट्रोल में मुख्य चीजें पाई जाती हैं, उन मुख्य चीजों में ये लिस्ट है जो कुछ चीजें हमारे पास उपस्थित है। तो पेट्रोलियम के संगठकों में सबसे पहला संगठक, जब हम पेट्रोलियम को जमीन से निकालते हैं, जो चीजें हमें मिल रही हैं उन चीजों में सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस। हमें सबसे पहली चीज मिल रही है द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह रहे हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अभी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम सबको पता है, इसका इस्तेमाल हम लोग घरों में ईंधन के रूप में कर रहे हैं। एलपीजी घरों में ईंधन के रूप में सिलेंडर्स में आ रही है, तो अधिक दाब में उसको दबाकर सिलेंडर्स में भरा जाता है, तो इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में अलग अलग जगह, घरों में, इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज है पेट्रोल। पेट्रोल गाड़ियों में, वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य पदार्थों के, कई पदार्थों के विलायक के रूप में भी पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी चीज जो पेट्रोलियम का संघटक है वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल अभी भी कई जगहों पर, केरोसिन ऑयल भी हम इसे कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर स्टोव में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हमें मिलता है डीजल। डीजल भी पेट्रोलियम का ही एक पदार्थ है। डीजल भारी वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। स्नेहक तेल, स्नेहक तेल जो है, स्नेहक वो पदार्थ होते हैं जो किन्हीं भी पदार्थों के, किन्हीं भी दो भारी चीजों के बीच में घर्षण को कम कर रहे हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं हम लोग। तो घर्षण को कम करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों में स्नेहक के रूप में स्नेहक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज अगली मिल रही है वो है पैराफिन, मोम, वैक्स जिसे हम लोग कह रहे हैं। वैसलीन बनाने में, क्रीम्स बनाने में, मोमबत्तियां बनाने में पैराफिन मोम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लास्ट में आता है बिटुमेन, जो हमने बात करी थी कोयले में कोलतार सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
आजकल उस कोल तार की जगह इस पेट्रोलियम पदार्थ बिटुमेन का इस्तेमाल सड़क इंडस्ट्रीज में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सड़क बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें पेट्रोलियम से मिल रही हैं। जमीन से पेट्रोल निकाला जा रहा है, उस पेट्रोल का प्रभाजी आसवन किया जा रहा है, प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनरीज में परिष्करण किया जा रहा है। बेसिकली परिष्करण के द्वारा ये सारे संगठक जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, इनका इस्तेमाल अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम से हमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ मिल रहे हैं, ब्लैक कलर का मेन मटेरियल होता है वो पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। जमीन से जब पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ की परतें जो हैं वो जमीन में पानी से ऊपर तैरती हुई पाई जाती हैं। अब ये जमीन में पानी से ऊपर क्यों तैरती हैं? राइट, क्यों? क्योंकि तेल, पेट्रोल तेल है, क्योंकि तेल जो है वो पानी से हल्का होता है। तो जहां पर पानी की लेवल स्टार्ट होता है उसके ऊपर हमें पेट्रोल का लेवल जो है वो मिलता है, उसके ऊपर तैरता हुआ पाया जाता है। पेट्रोल के साथ साथ हमें एक और चीज जमीन से मिल रही है, वो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। दो तरीके से इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले प्राकृतिक गैस जो है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में आजकल होता है, वो है सीएनजी। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी एक बहुत ही स्वच्छ ईंधन के रूप में माना जाता है। सीएनजी का इस्तेमाल आजकल गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की जगह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएनजी स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सीएनजी जब भी गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसमें से धुएं की मात्रा, प्रदूषण की मात्रा बहुत कम निकलती है, इसलिए इसे डीजल और पेट्रोल की जगह ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना प्रेफर किया जा रहा है। आजकल बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल सीएनजी बसेस ही अलाउड हैं, यानी कि सीएनजी ईंधन से चलने वाली बसेस ही अलाउड है, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नहीं। ठीक है, इसी तरीके से सीएनजी का एक उपयोग तो हो गया ईंधन के रूप में। दूसरा उपयोग जो सीएनजी का होता है वो घरों में खाना बनाने के लिए। एलपीजी से भी ज्यादा सीएनजी की पाइपलाइंस जो हैं वो बिछाई जाती हैं। एलपीजी और सीएनजी दोनों ही स्वच्छ ईंधन की कैटेगरी में आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जब इनको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये किसी भी प्रकार का धुआं या किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं। बिना धुएं के चलते हैं, इनके पीछे किसी भी तरीके का अवशेष नहीं बचता। इन्हें पाइप्स के थ्रू घरों तक या जहां पर इनकी जरूरत है वहां तक पहुंचाना आसान है। तो स्वच्छ ईंधन के रूप में सीएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इनको प्रेफरेंस दी जा रही है, इनको अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया में भी प्राकृतिक गैस के बहुत सारे भंडार हमें प्राप्त हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस जो है वो त्रिपुरा, महाराष्ट्र और भी कई राज्यों में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। अब आती है बात कि ये सारी चीजें, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसेस, ये सारी चीजें हमें प्रकृति से मिल रही हैं, लेकिन क्योंकि प्रकृति में इनको बनने में 300 मिलियन से ज्यादा समय लगा है, करोड़ों वर्षों के समय के बाद अभी हमें ये भंडार प्राप्त हुए हैं और हम इनका इस्तेमाल लगातार करते जा रहे हैं। तो पहली चीज कि कुछ समय पश्चात ही ये ईंधन समाप्त हो जाएंगे क्योंकि अब इनके भंडार हमारे पास सीमित हैं। तो पहली चीज, इनको सीमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करना इसीलिए आवश्यक है ताकि ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचे रह सकें। दूसरी चीज, जब हम कोयला, पेट्रोल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम कोयला और पेट्रोल जलाते हैं तो इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी हानिकारक गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण में इकट्ठी होती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। पर्यावरण प्रदूषण में मुख्य प्रभाव होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारे पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। तो
इन चीज़ों का, इन प्राकृतिक संसाधनों का जिनको बनने में करोड़ों समय लगे लेकिन वो जल्दी से समाप्त होते जा रहे हैं, इनके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी हैं। तो इन पदार्थों की जगह हमें स्वच्छ ईंधनों की तरफ जाना है और स्वच्छ ईंधनों का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझकर लिमिटेड मात्रा में करना है, ताकि ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बचे रह सकें। पेट्रोलियम का इस्तेमाल, क्योंकि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, तो पेट्रोलियम का इस्तेमाल भी हमें सोच समझकर करना है। तो हमारे लिए पीसीआरए एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, या हम कहते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इन्होंने हमें कुछ रूल्स बताए हैं कि हम पेट्रोलियम को बचाए रखने के लिए, पेट्रोलियम को जलाने से प्रदूषण कम से कम हो, तो हम किन चीज़ों का ध्यान में रखें गाड़ी चलाते हुए। सबसे पहली चीज़, जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को एक निश्चित स्पीड पर चलाया जाए, ओवर स्पीड ना चलाया जाए। दूसरी चीज, जब भी हम लाइटों पे खड़े हैं तो इंजन बंद कर दिया जाए। गाड़ी में टायरों का दबाव जो है वो हमेशा सही रखा जाए और गाड़ी को नियमित समय पर रख रखाव किया जाए, मतलब उसकी जो सर्विसिंग है वो सही समय पर लगातार करवाई जाए। और पेट्रोल को बचाने के तरीके ये है कि सबसे से ज़्यादा कार शेयरिंग, कार पूलिंग की जाए और अपने अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल की जगह हम लोग जो हमारे बसेस हैं या जो हमारी लोकल बस सेवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इस प्रकार से हम पेट्रोलियम को बचा भी सकते हैं हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, और हम प्रदूषण को भी कम से कम कर सकते हैं। थैंक यू।